अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। देखिए, जब हम किसी भी बॉडी के बारे में कह रहे होते हैं कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूविंग बॉडीज हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडीज रेस्ट में। तो अब क्योंकि जब हम रेस्ट और मोशन को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर मोशन जो होता है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है बल्कि रिलेटिव क्वांटिटी है। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। और इसी तरह रेस्ट भी एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्या है, रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव का मतलब ये होता है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडीज क्या करते हैं, पढ़ते हैं। इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये आपको डिस्कस कर रहा था कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है वो क्या होता है, कि मैंने आपसे कहा कि ये रेस्ट और मोशन दोनों ऐसी चीजें हैं जिनको हम एब्सोल्यूट नहीं कहते। एब्सोल्यूट का मतलब ये कि मैं कह रहा हूं अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हर एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में है। इसी तरह अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई बॉडी मोशन में है तो वो इस दुनिया में, इस कायनात में हर एक ऑब्जर्वर के लिए क्या होनी चाहिए, मोशन में होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो मोशन और रेस्ट, ये दो चीजें हैं, ये रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसीलिए रेस्ट के बारे में हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, इफ पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, position of a body is not changing with respect to its surrounding, with respect to its surrounding। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो, किसके लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, और वक्त गुजरने के साथ साथ, विथ पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमने सराउंडिंग की जब बात की, तो ये सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग कोई भी ऑब्जर्वर हो सकता है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा हो, उस बॉडी की पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो अगर उस ऑब्जर्वर के लिहाज से उस बॉडी की पोजीशन चेंज होगी तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में नहीं है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम कहेंगे कि वो क्या है, रेस्ट में। बिल्कुल इसी तरह से मोशन को अगर मैं लिखूं तो बिल्कुल इसी तरह लिख सकता हूं कि if of position of a body is changing, is changing with respect to its surrounding, its surrounding with passage of time। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन उसकी सराउंडिंग के लिहाज से चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन में। तो ये अगेन वर्ड जो सराउंडिंग है वो यहाँ पे बड़ा जरूरी है। सराउंडिंग का मतलब यहाँ पर है ऑब्जर्वर इज नीडेड, ऑब्जर्वर इज नीडेड। अच्छा, अब इसको जरा एग्जांपल के जरिए हम समझें। तो देखें, इसमें यह है कि लेट से मेरे पास एक बॉडी है, और वो बॉडी, मैं कह देता हूँ ये है बॉडी ए, और ये बॉडी ए एक कार को ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है ना। तो अगर ये कार मूव कर रही है और मूव करते हुए इसके पास जाती है, तो जब ये इसके पास जा रही है तो जाहिर सी बात है इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इस कार का और इस ऑब्जर्वर का आपस में जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू ए दिस कार बी इज इन मोशन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ए के लिहाज से बी की जो पोजीशन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अच्छा, जबकि अगर यही बात हम इस तरह से कहें कि हमारी एक कार के अंदर दो ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, सॉरी दो लोग बैठे हुए हैं, एक है पी, एक है क्यू। अब अगर हम कहें कि ये कार मूव कर रही है तो पी क्यू के लिहाज से क्या मोशन में है, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि पी की पोजीशन क्यू के लिहाज से चेंज नहीं हो रही। तो अगर तो ये दोनों
एक ही गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के लिहाज से ये क्या है, रेस्ट में है, जबकि कार तो मूव कर रही है। तो हमने इसीलिए कहा कि ऑब्जर्वर के लिहाज से आपने ऑब्जर्व करना होता है कि वो बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि आपने ये नहीं देखना कि आपके पास जो मोशन है वो दो बॉडीज के दरमियान में क्या, बल्कि आपने ये देखना है कि ऑब्जर्वर के लिहाज से वो क्या है। तो हम इसीलिए लिखते हैं नो बॉडी इज एट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन। तो आप किसी भी बॉडी के बारे में ये 100% श्योरिटी से नहीं कहते कि वो बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट यानी कि हर ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट में है या हर ऑब्जर्वर के लिहाज से क्या है, मोशन में। ठीक है ना। तो ये आपके पास होती है रेस्ट और मोशन की बात। फिर आती है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। देखें, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 6 क्वांटिटीज बहुत जरूरी हैं, 6 टर्म्स। और इन 6 टर्म्स में उन्होंने, जब हम इन 6 टर्म्स को पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको ड्राइव तो नहीं करना, आपकी बुक के अंदर जो है ये करिकुलम जो है उसमें फॉर्मेटिव के अंदर दिया हुआ है। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे इसमें, इन इक्वेशन, ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको समझेंगे और इनकी इक्वेशंस को किस तरह इस्तेमाल करना होता है, सिर्फ इस चीज़ को हमने पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से ड्राइव हुई हुई है ये आपका करिकुलम के अंदर शामिल नहीं है, वो फॉर्मेटिव में यानी कि समेटिव टॉपिक हमने पढ़ना है। तो 6 टर्म्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तीसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं स्पीड। चौथी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। पांचवी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और इन सब को ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे पास क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं टाइम। ठीक है। अब अगर आप देखें कि ये 6 हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिनको हम किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें बात यह है कि 3 चीजें ऐसी हैं जो कि स्केलर है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ये तीनों क्या है, स्केलर है। 3 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो 3 आपके पास जो है वो क्वांटिटीज वेक्टर हैं और 3 क्वांटिटीज क्या है, स्केलर। और इन तीनों के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी मोशन को, या इन 6 के जरिए किसी भी मोशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब। आगे जाके अभी हमने इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को जब पढ़ना है तो फिर हम इन टर्मिनोलॉजीज को भी अलग अलग पढ़ लेंगे और समझ लेंगे और फिर इसकी इक्वेशंस को ड्राइव तो नहीं करेंगे लेकिन उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे। इसके बाद एक आपके पास वर्ड है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम फैक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें, और उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा जी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है इन अ प्लेन और इन अ स्पेस। तो इसे फिर से मैं लिखता हूँ कि ये आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। और ये बात मैं अभी दोबारा इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जो मोशन है उसको पढ़ना है। तो इसलिए हमें ये बातें पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन एंड मोशन ऑफ, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन और इन अ स्पेस, इन अ स्पेस। अच्छा, अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ना, उस टाइम तो मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 किस्म के होते हैं। एक कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 13 है रिलेटिविटी का, उसके अंदर भी ये टॉपिक गिवन है। तो उस वक्त हमने बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये आपके पास जो है वो इस चैप्टर के अंदर यूज होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
और दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो इनर्शियल वर्ड जो है वो इनर्शिया से निकला है। और इसका मतलब यही है कि इसके अंदर कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में है या फिर क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अगर कोई सिस्टम रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम कहते हैं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाली जो बॉडीज हैं उनको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म यानी कि रेस्ट में है तो इसका मतलब स्पीड जीरो है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, वी कांस्टेंट है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं कि ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब यहां पे आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि ऊपर हमने ये बात डिस्कस कर ली कि अगर वेलोसिटी आपके पास जीरो है तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। या फिर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम ये बात कहते हैं कि जो बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेटेड हो, जैसे एक कार है और वो कार क्या कर रही है, अपनी स्पीड को मुसलसल चेंज कर रही है या अपनी डायरेक्शन मुसलसल चेंज कर रही है, तो हम ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। तो हमारा जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होता है, और यही वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें आपका जो लॉज ऑफ मोशन है वो क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए हम इसको जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें डिस्कस करते हैं। अब जो हमारा सबसे बेहतरीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्चुअली कौन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, तो एज सच हमें अब इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बताने का मकसद यही है ताकि आपको वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशनल मोशन के बारे में पता चले कि वो एक्चुअली क्या होता है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, ये आपके पास सेट ऑफ टू और थ्री, सेट ऑफ टू और थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एक्सिस इन प्लेन, इन प्लेन और स्पेस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अब देखो यहां पर मैंने तीन एक्सेस लिए हुए हैं, जिस पॉइंट से ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये तीनों, इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और ये तीनों एक्सेस परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि इनके दरमियान में जो एंगल होगा हर पॉइंट पर वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो इस तरह हमें ये बात पता चल रही है कि ये जो आपके पास एक्सेस नजर आ रहा है या सिस्टम नजर आ रहा है, इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। और ये सिस्टम आपको किसी भी बॉडी की पोजीशन क्या करता है, डिफाइन करता है स्पेस में या फिर प्लेन में। तो अब यहाँ पे अगर मैं किसी पॉइंट को ड्रॉ कर लूँ, लेट से मेरे पास ये पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट की पोजीशन मैंने क्या करनी है, इस स्पेस में डिफाइन करनी है। तो इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एक्सिस में मैं कह देता हूँ ए है, बी है और सी है। यानी कि एक्स एक्सिस में अगर मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस के अंदर इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ए, वाई एक्सिस में इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं बी, और जेड एक्सिस के अंदर इसकी जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, सी है, ठीक है ना। ये आपके पास जेड एक्सिस है, इसे मैं कह देता हूँ सी। तो इस तरह से हमें क्या हुआ कि इस पी पॉइंट की पोजीशन के
जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल गया। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वही है जैसे आपके घरों के एड्रेस होते हैं, तो वो एड्रेस भी इसी तरह से होते हैं ना, कि कौन सा प्लॉट नंबर, हाउस नंबर कौन सा है, स्ट्रीट नंबर क्या है, सेक्टर क्या है। तो वो जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, तो उन कोऑर्डिनेट्स से हम घर की लोकेशन को ट्रेस करते हैं। इसी तरह यहाँ पर किसी पॉइंट की पोजीशन को ट्रेस करने के लिए हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं, और वो उसकी पोजीशन डिफाइन कर देता है। अब जब पोजीशन आ गई, तो फिर हम पोजीशन वेक्टर यहाँ ड्रॉ करते हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में ये बात पढ़ी, कि हम एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं जो कि ओरिजिन से बनाया जाएगा, और इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये इस पॉइंट की पोजीशन को क्या करता है, डिफाइन करता है। पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास, जी जी। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। अच्छा, तो यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर है, उस पोजीशन वेक्टर को फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे हमने पहले लिखा था कि AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक है, तो मैंने ABC, ये जो हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स थे, उन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख दिया। क्यों? क्योंकि हम जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस तरह से इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बात आ जाती है कि जो हम ऊपर बात पढ़कर आए थे कि ये जो रेस्ट और मोशन है, तो रेस्ट और मोशन के लिए मैंने आपसे कहा था कि बॉडी की पोजीशन का चेंज होना क्या है, ज़रूरी है अगर मोशन में है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब इस बात को ज़रा हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के ज़रिए समझते हैं। देखो, हमारे पास एक बॉडी है जो कि ए पॉइंट पर मौजूद है। ठीक है, तो इसके जो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, वो हम कह देते हैं वो है ए और बी, और इसे मैं A1 B1 कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर तो वो पोजीशन चेंज करता है और बी पर आ जाता है, यानी कि ये है A1 और ये है B1। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर कर आ जाता है एक नई लोकेशन पर, तो ओरिजिन के हिसाब से जो कि O पॉइंट है, वहां से इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए ना। अब ये हो गया A2 और ये हो गया B2। ठीक है ना। तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो गया, वो हो गया A2 और B2। यहां पर हम कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस बॉडी ने पोजीशन चेंज की, और वो ए पॉइंट से कहाँ आ गया, बी पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज होके A1 A2 से क्या हो गए, A2 B2 हो गए। ठीक है ना। तो यहां पर हम ये कह देते हैं कि पोजीशन इसके अंदर क्या हो गई, चेंज हो गई। तो रेस्ट के बारे में फिर हमने यही कहा था कि अगर आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए पहले पोजीशन वेक्टर था R1, फिर पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, R2। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर आपका चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब बॉडी क्या है, मोशन में। और अगर ये पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट में। तो हम यहाँ पर ये बात अब पोजीशन वेक्टर की सेंस में भी समझ सकते हैं कि रेस्ट का मतलब क्या है। रेस्ट का मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर इज नॉट चेंजिंग। पोजीशन वेक्टर इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। विथ टाइम। तो अगर बॉडी अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही, तो जाहिर सी बात है उसका पोजीशन वेक्टर वही रहेगा। और दूसरा, उसके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स भी वही रहेंगे। कोऑर्डिनेट्स रिमेन्स सेम। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी उसके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अच्छा, जबकि मोशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें तो आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर तो पोजीशन चेंज, वेक्टर चेंज हो रहा है ना। R1 से क्या बन गया, R2 बन गया। तो हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग विथ, चेंजिंग विथ टाइम। जो पोजीशन वेक्टर है वो अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। और इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स भी आपके क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। तो हम ये लिखते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो A1 से A2 बन गया, B1 से B2 बन गया। तो इसका मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। और जरूरी नहीं है कि सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो।
कोई एक हो सकता है कि बॉडी जो है वो सिर्फ वाई एक्सिस के अंदर अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, तो अगर वाई एक्सिस में चेंज कर रही होगी तो सिर्फ वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, B1 से B2 आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन A1 वो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे ही चेंज हो, वन और मोर ऑफ इट्स मोर ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। तो अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो हमें इससे पता चल जाएगा कि मोशन जो है वो इन अ स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि अभी हम आगे डिस्कस करने लगे। कि अब देखें यहां पर बात आ जाती है कि तीन आपके पास जो है वो मोशन है, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो जब हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास तीनों में से कोई एक जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, एनी वन ऑफ एनी वन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, वन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स अंडरगो अंडरगो अ चेंज, अंडरगो अ चेंज। तो तीन में से कोई एक आपके पास अगर चेंज हो रहा हो तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे, दे देंगे इस तरह से है कि पहले मेरे पास जो बॉडी थी वो थी A1 पर, और फिर वो मूव करके कहाँ गई, B2, A2 पर, ठीक है ना, A1 से A2 पर। तो अगर A1 से A2 पर आ गई तो इसका मतलब यहाँ जो मोशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसे हम मोशन इन वन डायमेंशन कहते हैं। इसी तरह ये भी तो हो सकता है कि बॉडी जो है वो इस पॉइंट पर हो B1 और मूव करके क्या आ जाए, B2 पर। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। वो B1 से क्या आ गए, B2 पर, यानी A1 A2 B1 B2। तो हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास मोशन है इस मोशन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। अच्छा, फिर मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर अब आपको समझ आ गया होगा कि एनी टू ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। अब ये बात तो ऊपर हमने डिस्कस कर ली है, तो यहां पर सिर्फ मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं कि मेरे पास ये पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो पहले आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स थे वो A1 B1 है, और फिर चेंज हो गए क्या हो गए, A2 B2 हो गए। तो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो गए, इस पे चेंज हो गए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास है, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये A1 और ये A2, ये B1 और ये B2। और चेंज किसके हिसाब से हो रहे हैं, ओरिएंटेशन आपके पास क्या है, ओरिजिन से, ओरिजिन से ये आपके पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम कहेंगे क्योंकि दो डायमेंशन, तो हम कहेंगे ये मोशन जो है वो है मोशन इन प्लेन और मोशन इन सरफेस। मोशन, जो भी टू डायमेंशन मोशन होते हैं याद रखें वो हमेशा मोशन इन अ प्लेन सरफेस कहलाते हैं, मोशन इन अ प्लेन सरफेस। अच्छा, फिर आते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन। अब देखिए थ्री डायमेंशन आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, मोशन इन टू डायमेंशन की अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन मोशन इन टू डायमेंशन होता है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास क्या होते हैं कि दो एक्सेस जो होते हैं साइमल्टेनियसली यूज हो रहे होते हैं, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। तो अगर कोई बॉडी एक्स एक्सेस में भी आगे जा रही है और वाई एक्सेस में भी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, ये मोशन इन टू डायमेंशन होगा, मोशन इन अ प्लेन होगा। और आप जानते हैं कि ये चीज़ जो होती है वो हम टू टू डायमेंशनल मोशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशन।
ये आपके पास, अच्छा। और वन डायमेंशन की एग्जांपल यही थी कि जैसे आप कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्ट्राइकर को आपने एक पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर गए, तो अब ए पॉइंट से बी पॉइंट जाते हुए इसने जो पोजीशन अपनी चेंज की वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेस में की, और वो है उसका वाई एक्सेस, ठीक है। जबकि इसी कैरम बोर्ड को अगर आप इस तरह से देखें कि जब हम इसको किसी एंगल के साथ क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो क्या करता है, टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन एक्स में भी चेंज हो रही है और वाई में भी चेंज हो रही है। तो इसे भी हम कहते हैं कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। जबकि मोशन इन थ्री डायमेंशन जो है, वो आपके पास क्या होगा कि अगर तीनों ही आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, ऑल थ्री एक्सिस, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपस में चेंज हो रहे होंगे, तो वहां पर हम कहेंगे ये मोशन इन थ्री डायमेंशन है। और ये मोशन जो होता है वो प्लेन के अंदर लाई नहीं करता, बल्कि ये किस में लाई करता है, स्पेस में। मोशन अकर्स इन स्पेस, मोशन अकर्स इन स्पेस। अब देखें, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कहते हैं कि भाई एयर रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस वहां पे मौजूद हो, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका मोशन है वो क्या करेगा, स्विंग करेगा, और वो थ्री डायमेंशनल मोशन बन जाएगा, ठीक है ना। और उस थ्री डायमेंशनल मोशन में अगर आप देखें तो एक और एक्सिस भी क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि लेट से मेरे पास एक बॉडी ने यहाँ से लॉन्च किया, ठीक है, और उसकी जो पोजीशन थी फॉल करने की, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर ड्रॉ किया जाए तो वो यहाँ पे गिरना चाहिए था, ए बी। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो मोशन जो कि बी पॉइंट पर आना चाहिए था, वो मूव करके कहाँ चला गया, वो एक और पोजीशन पर आ गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पहले से मौजूद था, आपके पास एक्स एक्सिस भी है, आपके पास वाई एक्सिस भी है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये मोशन डिस्प्लेस हो गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, जेड एक्सिस भी आ गया। और उस जेड एक्सिस की वजह से हमारे पास ये जो मोशन हो गया, ये क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया। तो इसलिए एज सच में यहाँ पर जो है वो थ्री डायमेंशनल ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके पास एक स्क्रीन है। थ्री डायमेंशनल स्क्रीन होती तो फिर उसमें आपको इफेक्ट पता चलता है, इफेक्ट ऑफ जो थ्री डायमेंशनल या थ्री डी होती है वो किस तरह की होती है। तो इसमें इफेक्ट ऑफ विंड की वजह से जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है, और जहां उसे गिरना चाहिए था वो उससे थोड़ा डिस्प्लेस होके, यानी कि उसमें अब आपके पास जो पोजीशन है वो जेड एक्सिस में भी क्या हो गई, चेंज हो गई। इसी वजह से इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ये थ्री डायमेंशनल मोशन है, जिसमें तीनों किस्म के आपके पास जो मोशन है वो चेंज या कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन। इनमें से आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वन डायमेंशनल मोशन है, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार, या ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट वन डायमेंशनल मोशन हो सकता है भाई। देखिए, लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट का मतलब तो ये है कि जो एयरक्राफ्ट है वो मूव करके आ रहा है हवा में, इसका मतलब वो नीचे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है। तो फिर तो ये तो दो डायमेंशन नहीं हो गई। यस। देखिए ना, ये हम्म। आपके पास है ना एरोप्लेन है, तो ये एरोप्लेन जब नीचे मूव करके आ रहा है, तो ये नीचे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है, एक्स एक्सिस में भी वाई एक्सिस में भी। ये तो टू डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट तो नहीं है। इसमें यस। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास है डी, ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। तो एक ट्रैक के ऊपर ट्रेन चल रही है, तो उसका जो मोशन है वो क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना। जबकि मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ मूविंग कार, ये भी टू डायमेंशनल है, क्योंकि जितने भी आपके पास मोशन है जो कि सर्कुलर होते हैं वो सारे टू डायमेंशनल होते हैं। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये भी आपके पास क्या होगा, टू डायमेंशन। अगर हम ये कहें कि अर्थ जो है वो एक सरकमफेरेंस फॉलो कर रही है, तो हम क्या कहेंगे, वो टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो आपके पास ऑप्शन है वो है ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। क्लियर? जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।